हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस चीज को। हमने डिस्कस किए थे जो लिमिटेशंस थी ऑक्टेट रूल की, हमने उनको डिस्कस किया था। क्या क्या लिमिटेशंस थी एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है टॉपिक, क्या है? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, जो लुईस का ऑक्टेट रूल था उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। ठीक है, सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी कि जो सेंट्रल एटम था उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। यानी जब हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे थे तब हमने कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स देखे थे जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम था उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। ठीक है, जैसे BCl3, BBr3, ठीक है, BeH2, ये वाले समझ गए। इनमें क्या था, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या थी इसकी, जो सेकंड लिमिटेशन थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या था कि मेनली क्या था इसमें, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यानी कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे जिन्होंने अपना ऑक्टेट क्या था वो एक्सपेंड कर लिया था, जैसे SF5, SF6, H2SO4 में सल्फर की बात कर रहा है, सल्फर ने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरी क्या थी कि कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी थी। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे NO, NO2, ये सारी क्या थी, मेन लिमिटेशन तो थी ये। दूसरी लिमिटेशंस क्या थी और भी थी इनकी। लास्ट लेक्चर में हम 3 ही डिस्कस कर पाए थे ऊपर वाली, तो आज हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो लिमिटेशन क्या थी, हमें पता है क्या कि ऑक्टेट रूल किसके ऊपर बेस्ड था, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस के ऊपर बेस्ड था। लेकिन कुछ ऐसी भी नोबल गैसेज है, यानी रिएक्टिव नेचर ऑफ नोबल गैस, कुछ ऐसी भी नोबल गैस है जो रिएक्ट करती हैं। यानी कि पहले हम क्या मानते थे, हमारा रूल किस पे बेस्ड था, ऑक्टेट रूल किस पे बेस्ड था कि नोबल गैस इनर्ट नेचर की होती है, उनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, वो तो रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे नील बार्टनेट ने पहला कंपाउंड खोजा, ठीक है, प्लेटिनम वाला, हेक्सा प्लेटिनम फ्लोरेट वाला, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि जिनोन और क्रिप्टोन, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। यानी ये दोनों नोबल गैस ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्या कर जाती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या था कि बेस ही खत्म हो गया जब ऑक्टेट रूल का, तो वो लिमिटेशन तो होना ही था। और पांचवी लिमिटेशन क्या थी कि ये थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बताती है, डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कुछ नहीं बताती है, कुछ भी कमेंट नहीं करती है शेप के बारे में। और ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी एक्सप्लेन नहीं करती। यानी लास्ट वन क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले क्या है, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये उनकी स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पाया। और मॉलिक्यूल जैसे वाटर है वो टेट्राहेड्रल शेप में रहता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप बैंड शेप में रहता है, तो ये उनकी शेप के बारे में नहीं बता पाया कि जो मॉलिक्यूल्स है वो उस पर्टिकुलर शेप में ही क्यों है। ठीक है, ये थी लिमिटेशन किसकी, ऑक्टेट रूल की। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या फिर क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब तुम लोग इस वर्ड से फेमिलियर हो चुके हो, आयनिक बॉन्ड से। केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स में मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बनते हैं।
ठीक है, और उनकी बॉन्डिंग को हमें पढ़ना है। हम नॉर्मली हम ज़्यादा हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। जो कोसेल और लुईस की जो अप्रोच थी ना, अकॉर्डिंग टू कोसेल और लुईस अप्रोच क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वुड प्राइमरली बेस्ड अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर पे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बेस्ड था। क्या था कि अकॉर्डिंग टू कोसेल एंड लुईस अप्रोच formation of ionic bond is based upon two factors। ठीक है, is based upon two factors। पहला फैक्टर क्या था कि वो इज जिसके साथ एक पॉजिटिव या नेगेटिव आयन न्यूट्रल एटम से बनता है, यानी किसी न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनने की वो ईज है, उस पर डिपेंड करता है। यानी क्या है, द ईज ऑफ फॉर्मेशन, क्या है, द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम, इस पे डिपेंड करता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के फॉर्मेशन की ईज की बात कर रहा है। दूसरा, द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन द सॉलिड, दैट इज द लैटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड किस पे डिपेंड करता है, द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इसमें आयंस लिखा है तो अरेंजमेंट ऑफ आयन इन द लेटिस ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, जो क्रिस्टल है उसका जो लेटिस है उसके अंदर उनकी अरेंजमेंट कैसी है, सॉलिड स्टेट में उनकी अरेंजमेंट कैसी है, यानी किस रेशियो में वो अरेंज्ड है उसकी बात कर रहा है इस पे, और किस ईज के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव आयन जब फॉर्म होता है तब क्या होता है, कैसे पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। मान लो मेरे पास एक गैसियस एटम है, ठीक है, एम, मान लिया मैंने एम गैसियस एटम है। पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, मेरे पास एम प्लस गैसियस स्टेट में बना प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, सिंपल सी बात थी। इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एक गैसियस एटम से, न्यूट्रल गैसियस एटम से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, लिस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं, जो एनर्जी उसके लिए चाहिए होती है 1 मोल न्यूट्रल एटम से, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी चाहिए होती है लिस्ट लूजली बाउंड की, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात करते हैं कि नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं। देखो भाई, मान लो मेरे पास है एक्स एटम गैसियस स्टेट में, ठीक है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बनाएगा, एक्स माइनस गैसियस स्टेट में, और इसमें जो एनर्जी टर्म रिलेटेड है इससे, जो प्रोसेस रिलेटेड है वो क्या होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक चीज ध्यान देने की बात क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है इसमें। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो सकती है, मे बी एक्सोथर्मिक और
एंडोथर्मिक। ये कभी भी कुछ टाइम पे तो एक्सोथर्मिक मिल जाएगी, कुछ टाइम पे एंडोथर्मिक मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि एक गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे इजीली फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड तभी इजीली फॉर्म होगा जब आयनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या हो, लो। यानी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, कंडीशन लिख रहा हूं। कंडीशन ऑब्वियसली हमें इन सब चीजों से कंक्लूड करके हम क्या निकाल रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईई आयनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ईजीई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होनी चाहिए, हाईली नेगेटिव होनी चाहिए। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो लो होनी चाहिए, जितनी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, यानी उतना इजीली पॉजिटिव आयन बन रहा होगा। और जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना ही इजीली क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा। सिंपल सी बात है। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो बनते कैसे हैं, सिंपल सी बात है। आयनिक बॉन्ड्स, obviously ionic bonds will be formed more easily between elements with comparably low ionization enthalpy and highly negative electron gain enthalpy values होंगी जिनके पास, यानी उन एलिमेंट्स के बीच में मोर इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं जिनकी लो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो और हाईली नेगेटिव क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। इन दोनों फैक्टर्स को मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की थोड़ी बहुत, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, रब कर दूं, ठीक कर रहा हूं। जब आयनिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि इनमें जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो कैसे आती है। जो आयनिक कंपाउंड है बनते कैसे हैं, क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के बारे में हमें पता चल गया कि जब दो आयंस आपस में किससे, कोलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े होते हैं। अब सिंपल सी बात है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, कोलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो चार्ज पार्टिकल जो अपोजिटली चार्ज हैं उनके बीच में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, या फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप बोल देते हैं। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्टेट में 3D अरेंजमेंट में होते हैं। 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, joined by कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि 3D अरेंजमेंट में किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इनकी जो शेप स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या है, 3D अरेंज्ड होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, और वो किससे ज्वाइन होते हैं, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो ज्वाइन होते हैं। अब नॉर्मल सी बात करते हैं कि भाई केटायन और एनायन क्या है, किससे हेल्ड होंगे टुगेदर, कोलम्बिक इंटरेक्शन से, ठीक है। अब बात करते हैं इन कंपाउंड का, जो कंपाउंड है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइज होते हैं डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है इनकी। और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे आती है, जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड, NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी साल्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। साल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है NaCl की, उसको हम यहाँ पर रॉक साल्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसी चीज को डिस्कस करेंगे, जो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है इसकी, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 3D अरेंजमेंट अगर दिखानी है तो एक स्क्वायर बनाइए, ठीक है, एक और स्क्वायर बनाइए उसके साथ ही। अभी मैं इतना परफेक्ट तो नहीं हूं तो बिल्कुल अच्छा स्क्वायर बने, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस स्क्वायर को 8 हिस्सों में बांटना है, यानी 4 हिस्से आगे होने चाहिए, 4 इसके पीछे होने चाहिए। बांटो, मान लो भी मैंने ये बांटा इसको यहां से यहां, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसको बांटूंगा यहां से
यहाँ, और इसको बांटूंगा कहाँ से, कहाँ, यहाँ बांटूंगा। ठीक है, सिंपल है, ऑब्वियस, सिंपल सी बात है। तो इसको भी अब मैं कहाँ बांटूंगा, यहाँ बांट दूंगा। हर साइड से ये अब बंटा हुआ है। किस साइड से नहीं बंटा हुआ, इस साइड से। देखो ये हो गया, पीछे वाली जो दीवार है इसकी, अब ये बचती है ना, ये बचती है। एक तो ये, एक तो इसको इधर बांटो, ठीक है, इसको इधर बांटो, और इसके साथ ही अब इसको ज्वाइन कर दो। किसको, इसको, क्योंकि बीच में से भी तो हमें ज्वाइन करना होता है ना। तो ठीक है, एक ये किया, एक ये किया, पूरे में किया, और ये कर दिया। आपको भोज-पोज हो गया होगा बिल्कुल भी, लेकिन एक चीज डेफिनेटली आपको क्या देखनी है कि बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जिस चीज को मैं यहां समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, यहां एक एटम है NaCl में, एक छोटा एटम यहाँ, एक बड़ा एटम यहाँ, एक छोटा एटम यहाँ, एक बड़ा एटम यहाँ, एक छोटा एटम यहाँ, एक बड़ा एटम यहाँ। ठीक है, ऐसे करके एक छोटा एटम यहाँ और एक बड़ा एटम यहाँ। ठीक है, यानी कि बात करते हैं क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम 4 सोडियम एटम से घिरा होता है। सिंपल सी बात है, एक क्लोरीन एटम नॉर्मली 6 सोडियम एटम से घिरा होता है। नॉर्मली 6, क्योंकि एक ये नीचे वाला भी तो आ जाता है ना, इसके नीचे का, फिर एक इसके ऊपर भी तो होगा कहीं ना कहीं पूरे स्ट्रक्चर में। हम तो एक ही लेटिस की बात कर रहे हैं ना, क्रिस्टल लेटिस की। तो ऐसे होती है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर किसकी, NaCl की। सिंपल सी बात है। अब ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, रिपल्सिव और क्या होते हैं, यानी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, दोनों टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। अब क्योंकि इनके पास क्या है, लाइक चार्ज भी है और अपोजिट चार्ज भी है, अपोजिट चार्ज भी है। लाइक और अपोजिट दोनों टाइप के चार्ज हैं। इसका मतलब क्या है, इनके पास क्या है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इंटरेक्शन है, रिपल्सिव इंटरेक्शंस है। ठीक है, इनके बावजूद जो मेनली स्टेबिलिटी आती है किसी भी आयनिक स्ट्रक्चर की, वो स्टेबिलिटी किससे आती है, वो स्टेबिलिटी आती है जो एंथैल्पी होती है इसकी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल की। स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेटिस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, यानी किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, किसी भी क्रिस्टलाइन लेटिस को फॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है उसको बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब हमें यह पता है कि क्वालिटेटिव मेजर है किसका, एबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय, जो क्वालिटेटिव मेजर है स्टेबिलिटी का, जो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी है उसका क्वालिटेटिव मेजर किससे मिलता है, हमें लेटिस एंथैल्पी से मिलता है। तो हमें क्या देखना है, वो लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, तो लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है, इसको मैं रब कर रहा हूं अभी। ठीक है, नॉर्मल पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये थ्योरेटिकल ही पोर्शन है पूरा का पूरा, तो इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, हमें बस याद रखना है कि 3D अरेंजमेंट है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इनके बीच में, दो आयंस के बीच में। जब हमें पता है कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, तब जाके आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 3D अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो क्या होता है, लेटिस एंथैल्पी, यानी जो क्रिस्टल लेटिस के फॉर्मेशन की एंथैल्पी जो होती है वो होती है जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो अब हमें बात करनी है कि लेटिस एंथैल्पी क्या है, व्हाट इज लेटिस एंथैल्पी। इसको कैलकुलेट करना भी आएगा भाई आगे नेक्स्ट यूनिट्स में आएगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन पोर्शन देखना हमें इस यूनिट के हिसाब से। तो लेटिस एंथैल्पी एक आयनिक सॉलिड की कैसे डिफाइन की जाती है, इट इज लेटिस एंथैल्पी, हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required to completely separate, to
completely separate, to completely separate, it is the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound, to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions, into gaseous constituent ions। यानी कहने का मतलब क्या है, लेटिस एंथैल्पी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयंस में कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए। यानी किसी 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को हम लेते हैं और उसके गैसियस स्टेट में आयंस को कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। और NaCl के एग्जांपल में जो लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो कितनी है, 788 किलोजोल पर मोल। कितनी होती है, 788 किलोजोल पर मोल। सिंपल है, यानी कि 1 मोल NaCl को 1 मोल NaCl से 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस आयन में सेपरेट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, 788 किलोजोल पर मोल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये है एनर्जी, सिंपल सी बात है। अब इस प्रोसेस में दोनों के दोनों फीचर आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। लेकिन क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो सॉलिड क्रिस्टल है वो क्या है, 3D है, ये पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, जो एक्यूरेट लेटिस एंथैल्पी उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना इन इंटरेक्शन के बेस पे पॉसिबल नहीं है। और इसकी कैलकुलेशन को हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इन चीजों को यानी जो लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की उनको पढ़ना है अभी फिलहाल के लिए। और आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बनता कैसे है, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स। और बॉन्ड पैरामीटर्स में सारी चीजें आ जाएंगी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, सब कुछ आएगा। और वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।